नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त से शुरू हुई केंद्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तनातनी अब तक जारी है। शुक्रवार को यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो ममता उनकी रिव्यू मीटिंग में समय से नहीं पहुंची। शुभेंदु अधिकारी को बुलाए जाने से नाराज थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से लड़ी ममता शुभेंदु से हार गई थी। उन्होंने कहा कि यदि शुभेंदु अधिकारी बैठक में शामिल हो रहे हैं तो उनका जाना मुश्किल है। सूत्रों के अनुसार ममता और चीफ सेक्रेटरी एक ही परिसर में होने के बावजूद बैठक के लिए 30 मिनट की देरी से पहुंचे। देर रात केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय को वापस बुला लिया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इसका आदेश कर राज्य सरकार से गुजारिश की है कि उन्हें तुरंत रिलीव किया जाए। अलापन बंदोपाध्याय को 31 मई सुबह 10 बजे तक डीओपीटी दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। ममता बनर्जी ने 24 मई को कहा था कि निवारण उनका बंदोपाध्याय पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कलाकुंडी होगा। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कलाईकुंडा में हुई अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को राज्य की स्थिति और तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके के बारे में जानकारी दी। ममता खुद भी शनिवार को प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगी। एलएसी पर चीनी सेना ने अभ्यास के बीच आर्मी और एयरफोर्स चीफ का बयान सामने आया है। एक तरफा आर्मी चीफ नरवणे से सीमा पर सेना की स्थिति की जानकारी दी। वहीं वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने भी लद्दाख सीमा का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत अपनी सीमा पर एक तरफा बदलाव की अनुमति कभी भी नहीं देगा। साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि अप्रैल 2020 की तरह ही दोनों सेनाओं की यथा स्थिति बहाल रहे। नरवणे ने यह स्टाफ किया है कि भारत के उत्तरी सीमा से लगे इलाके में महत्वपूर्ण एक तरफा बदलाव की अनुमति भी नहीं देगा। पूर्वी लद्दाख में हमारी सेना चीन के साथ दृढ़ता से और बिना तनाव बढ़ाए मोर्चे पर जुटी हुई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त जावन मौजूद है। जैन सेना प्रमुख ने कहा है कि भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि सभी विविधता पॉइंट से सैनिक की वापसी होने से पहले तनाव कम नहीं हो सकता। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया शुक्रवार को लेह पहुंचे और चीन सीमा से लगे सैन्य क्षेत्रों का दौरा किया। भदौरिया ने कहा कि वायुसेना अधिकारियों के साथ सुरक्षा पर बात की और जवानों का हौसला भी बढ़ाया। लेह और कारगिल जिले में वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी लेते हुए वायुसेना प्रमुख ने अधिकारियों से सुरक्षा स्थिति पर बात की। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री S जयशंकर ने शुक्रवार को डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। दोनों के बीच लंबी बात हुई। इस दौरान दक्षिण एशिया और खासतौर पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर फोकस रहा। हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। पहले जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से भी मुलाकात की। खास बात है कि इन दिनों की मुलाकातों के दौरान दोनों देशों के आला अफसर मौजूद थे। मीटिंग के बाद किए गए ट्वीट में जयशंकर ने कहा, US डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। डिफेंस पार्टनरशिप और सिक्योरिटी से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की। जनवरी में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के किसी कैबिनेट मंत्री की यह पहली अमेरिका यात्रा है। यह मीटिंग इस लिहाज से भी अहम है कि चीन हिंद और प्रशांत महासागर से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। जयशंकर और ऑस्टिन की मुलाकात के एक दिन पहले ही चीन डिफेंस मिनिस्ट्री ने हिंद और प्रशांत महासागर में किसी बाहरी की ताकत के दाखिल होने का रोकने की मांग की थी। इसमें सीधे तौर पर अमेरिका का नाम लिया गया था। जयशंकर ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से भी मुलाकात की। इस दौरान अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंधु के भी मौजूद थे। इस दौरान हेल्थ केयर और डिफेंस से जुड़े मामले पर चर्चा हुई। US नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर एवरिल हैंस भी मीटिंग में मौजूद रहे। इस मीटिंग में खासतौर पर अफगानिस्तान के मौजूद हालात और वहां से अमेरिकी सेना की वापसी जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम केयर्स फंड से प्राप्त वेंटिलेटर्स के खराब और अनुपयोगी निकलने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को फटकारा है। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जस्टिस रविंद्र गेगू ने बुयू डेब्रार को कहा
केंद्र को मरीजों की जान से ज्यादा खराब वेंटिलेटर के निर्माता का बचाव करने की फिक्र है। बेंच ने कहा, दोषारोपण से बचा जाना चाहिए था, मरीजों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। केंद्र सरकार को चिकित्सा विशेषज्ञों की रिपोर्ट का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने कहा है कि वेंटिलेटर खराब है, इनको सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। अदालत केंद्र के इस बयान पर टिप्पणी कर रही थी कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता वेंटिलेटरों पर काम करने के लिए समुचित प्रशिक्षित नहीं थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के हलफनामे में इस बात का उल्लेख है। इससे पहले हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर पिछली सुनवाई में पीएम केयर्स फंड से प्राप्त निष्क्रिय वेंटिलेटर को लेकर स्थिति को गंभीर बताया था। केंद्र से जरूरी कार्रवाई के बारे में सवाल किया था। केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे में अदालत को बताया गया कि 150 वेंटिलेटर मेक इन इंडिया के माध्यम से सप्लाई किए गए थे, पीएम केयर्स फंड से नहीं। वेंटिलेटर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा खरीदे गए। गुजरात के राजकोट की कंपनी ज्योति सीएनसी द्वारा निर्मित वेंटिलेटर अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर टेस्ट किए गए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को बताया था कि केंद्र द्वारा पीएम केयर्स फंड के माध्यम से भेजे गए 150 वेंटिलेटर में से 113 खराब पाए गए हैं, जबकि 37 को खोला जाना अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 से ज्यादा लोगों की हालत नाजुक है। उन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीआईजी दीपक कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि लौदा और खरे इलाके के अंडला, करसुआ, हेवतपुर गांव के 8 लोगों की मौत हुई है। एसडीएम कौल रंजीत सिंह ने बताया कि जवाथा क्षेत्र के छेरत गांव के 3 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। इन 4 गांव के लोगों ने ठेके से गुरुवार शाम को शराब खरीद कर पी थी। इसमें 12 लोगों की मौत रात में ही हो गई, जबकि 3 की मौत की खबर शुक्रवार देर शाम को मिली। हालांकि करसुआ से प्रधान रितेश उपाध्याय का दावा है कि शराब पीने के बाद 19 लोगों की मौत हुई है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ के एएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि शराब ठेका संचालक, सेल्समैन, पर्यवेक्षक सहित 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर अधिनियम एवं रासुका के तहत भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने 6 टीमें बनाई है। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए जनपद के 249 देसी शराब के ठेकों को बंद करा दिया गया है। जबकि जांच पूरी नहीं हो जाती, कोई भी शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री शुक्रवार को समुद्री तूफान यास से प्रभावित ओडिशा और पश्चिम बंगाल पहुंचे। उनके दौरे के दौरान राजनीति के 2 रंग दिखाई दिए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मिजाज में हमेशा की तरह तल्खी और आक्रामकता देखी गई है। वे पीएम की ओर से बुलाई गई रिव्यू मीटिंग में भी शामिल नहीं हुई। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पीएम मोदी की बैठक में शामिल हुए और किसी भी तरह की मदद मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने संसाधनों के बलबूते की राज्य और लोगों की मदद करेंगे। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मिलकर 20,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। इसमें दीदा और सुंदरबन के लिए 10,000 रुपए करोड़ मांगे गए हैं। वहीं पटनायक ने प्रधानमंत्री से किसी राहत पैकेज की मांग नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि देश में कोरोना महामारी पीक पर है। केंद्र सरकार पर कोई बोझ न आए, इसके लिए हमने तुरंत कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है। हम चाहते हैं कि इस संकट से अपने सांसदों की मदद से ही निपटें। पटनायक ने पीएम मोदी के सामने ओडिशा के बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने की मांग जरूर रखी। उन्होंने कहा कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को और समुद्र के किनारों पर बने तटबंधन के इस तरह तैयार किया जाए ताकि भविष्य में किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम हर साल इस तरह के खतरों से बार बार जूझते हैं। को चक्रवात से पहले राज्य की ओर से उठाए गए कदमों और राहत के लिए की जा रही कोशिशों के बारे में भी बताया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी एजेंसियों को प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द हालात सामान्य करने की सलाह दी। देश कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट हो रही है, लेकिन रोजाना होने वाली मौत के आंकड़े ने अभी भी चिंता बढ़ा रखी है। बीते दिन में 1,65,186 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। नए संक्रमितों का यह आंकड़ा पिछले 47 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को 1,60,854 नए मरीज मिले थे।
कोरोना की वजह से होने वाली मौतें थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में 3,460 लोगों की जान गई है। मई महीने में रोजाना औसतन 3,500 से 4,000 मौतें रिकॉर्ड की जा रही है। राहत की बात है कि महामारी से रिकवर होने वालों मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को 2,73,806 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या भी घट रही है। शुक्रवार को देश में 1,12,167 एक्टिव केस मिले थे। बीते 19 दिनों में ही 15 लाख से ज्यादा एक्टिव केस कम हुए थे। 9 मई को सबसे ज्यादा 37.41 लाख एक्टिव केस थे। अब ये घटकर करीब 22.15 लाख रह गए हैं। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के उल्लासनगर में शुक्रवार को 5 मंजिला इमारत का स्लैब गिराया गया। इसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। 4 से 5 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। इस इलाके में 1 महीने में यह इस तरह की दूसरी घटना है। रीजनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के चीफ संतोष कदम ने बताया कि नेहरू चौक एरिया में बनी इस इमारत का नाम साईं सिद्धि है। इसकी 5वीं मंजिल के स्लैब ढह गया था। मलबे से अब तक 6 शव निकल चुके हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान फंसे हुए लोगों को निकालने में जुट गए हैं। उल्लासनगर टाउनशिप में 15 मई को इसी तरह के एक अवैध इमारत का स्लैब ढह गया था। यह इमारत 4 मंजिला थी और इसकी 4थी मंजिल का ही स्लैब गिर गया था। इसके बाद दूसरा फ्लोर के स्लैब भी गिरते चले गए। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। बचाव टीम ने 11 लोगों को बाहर निकाला था। महाराष्ट्र में ठाणे जिले में उल्लासनगर में शुक्रवार को 5 मंजिला इमारत का स्लैब गिर गया। इससे कम 6 लोगों की मौत हुई। 4 से 5 लोगों को मलबे में से फंसे होने की आशंका है। रीजनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के चीफ संतोष कदम ने बताया कि नेहरू चौक एरिया में बनी इस इमारत का नाम साईं सिद्धि है। उल्लासनगर टाउनशिप में 15 मई को इसी तरह का एक अवैध इमारत का स्लैब ढह गया था। इस इमारत 4 मंजिला थी और इसकी 4थी मंजिल का ही स्लैब गिर गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्पेशल जनरल मीटिंग दोपहर 12 बजे बुलाई है। इसके लिए बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली शुक्रवार रात कोलकाता से मुंबई पहुंच गए। इस मीटिंग में बोर्ड और स्टेट एसोसिएशन के बीच T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी और तैयारियों को लेकर बातचीत हो सकती है। वह मीटिंग वर्चुअली होगी। वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में भारत में प्रस्तावित है। इसके अलावा IPL के बाकी बैच 31 मैचों को कराना भी बोर्ड की प्राथमिकता है। इसके डेट्स और वेन्यू का भी ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा घरेलू क्रिकेटर्स की पिछले सीजन की बकाया सैलरी के भुगतान को लेकर भी चर्चा हो सकती है। BCCI के एक सूत्र ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर 1 जून को ICC की मीटिंग होने वाली है। ऐसे में SGM के काफी मायने हैं। हमें यह देखना होगा कि भारत में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्टेट एसोसिएशन वर्ल्ड कप के लिए कितना तैयार है। अक्टूबर-नवंबर में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हम इस पर स्टेट एसोसिएशन के विचार जानेंगे। अपनी पिछली अपेक्स काउंसिल की बैठक में बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 9 स्थानों का चयन किया था। इनमें मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, धर्मशाला, अहमदाबाद और लखनऊ शामिल है। इनमें से 6 राज्यों में IPL 2021 सीजन के मैच भी कराए गए। बीच सीजन में 29 मैचों के बाद कुछ खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लीग को सस्पेंड करना पड़ा था। बोर्ड ने बताया कि सभी स्टेट एसोसिएशन को पूरी तैयारी करने की कहा गया है। गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकों के लिए आवेदन मंगाए हैं। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में सिटीजनशिप एक्ट 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तुरंत पालन की बात कही गई है। भले ही 2019 में सरकार की ओर से पास किए गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नियमों को अब तक तैयार नहीं किया गया है। शरणार्थी गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलौदा बाजार, राजस्थान के जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में रह रहे हैं। इन्हें नागरिकता के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 2019 में सरकार ने CAA को मंजूरी दे दी थी। अब कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। विरोध के दौरान 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे भी हुए थे। CAA के अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए ऐसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में गुरुवार आधी रात को क्लैरिन गैस का
रिसाव होने से लोगों में भगदड़ मच गई है। ये रिसाव आमोर रोड पर गोविंद नगर में नगर निगम के रिजर्व ट्रीटमेंट प्लांट में लगे गैस टैंक में हुआ। रात 2:45 बजे आसपास के करीब 1 किलोमीटर के इलाके में गैस के तेजी से फैलने पर ब्रह्मपुरी थाने में रहने वाले पुलिसकर्मियों सहित आसपास की 3 कॉलोनियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस की 8 से 10 गाड़ियां सायरन बजाते हुए माइक के जरिए लोगों को घरों से बाहर आकर दूर जाने की हिदायत देने लगी। सुबह करीब 4:30 बजे सीतापुरी से बुलाए गए इंजीनियरों ने दमकलियों कर्थियों के साथ मिलकर रिसाव हो रहे गैस टैंक को पानी के होज में डाल दिया। इससे रिसाव कम हो गया। इस गैस की वजह से ट्रीटमेंट प्लांट में लगे पौधे सूखकर पीले पड़ गए हैं। वहीं दहशत में लोग घर छोड़कर भागने लगे। शंकर नगर कॉलोनी में रहने वाली भावना बोजवानी ने बताया, मैं सो रही थी, अचानक रात 2 बजे भगदड़ मचने लगी। मेरी भी नींद खुल गई। मैंने बाहर आकर देखा तो कॉलोनी में सभी लोग घरों में ताले लगाकर सड़क पर आ गए थे। जैसे ही बाहर आई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, आंखों में जलन होने लगी। मैंने भी घर वालों से कहा कि हमें भी बाहर निकलना चाहिए। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण अब काबू में आ रहा है। राजस्थान राज्य में शुक्रवार को 2648 नए केस मिले हैं, जबकि 11177 मरीज रिकवर हुए। अच्छी बात यह है कि मरीजों की मौत का आंकड़ा एक भी दिन पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। राज्य में 17 ऐसे जिले रह रहे हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 से भी कम रही है। बीते 7 दिन का रिपोर्ट देखें तो नए संक्रमित केस की रफ्तार 55% तक की कमाई आई है, जबकि मौत की संख्या में 30% की गिरावट है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को राज्य में कुल 46,536 लोगों की कोरोना जांच हुई। इसमें से 6% की भी कम दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा संक्रमित 501 जयपुर में है और ऐसा कोई जिला नहीं जहां 200 केस आए हों। 33 में से 17 ऐसे जिले हैं जहां 50 से भी कम संक्रमित केस मिले हैं, जो काफी सुखद है। राज्य में लॉकडाउन के बाद से लगातार केसों की संख्या में कमी आ रही है। 15 से 21 मई तक राजस्थान में 66,607 संक्रमित आए हैं, जबकि 103 लोगों की मौतें हो गई हैं। लेकिन इस सप्ताह 22 से 28 मई के बीच संक्रमित केस 37,174 ही मिले हैं, जबकि मौत की संख्या 706 की मौत हुई है। इंदौर में गुरुवार शाम 40 किलोमीटर की गति से चली तेज आंधी ने शुक्रवार से शुरू होने वाले ड्राइव इन वैक्सीनेशन को हवा में उड़ा दिया। तेज हवा के कारण यहां लगे डोम उड़कर दूर जा गिरे। हवा में पत्तों की तरह उड़े टेंट जगह जगह से फट गए। आंधी और पानी ने नेहरू स्टेडियम का नजारा ही बदल दिया। सुबह यहां वहां पड़े टेंटों को उठाकर मजदूर जमाते नजर आए हैं। पहली बार किए जा रहे इस प्रयोग पर शुरू होने के पहले ही ब्रेक लग गया। गुरुवार रात को जब बारिश और आंधी थमी तो नेहरू स्टेडियम का नजारा बदला हुआ था। आंधी के साथ बारिश ने यहां पर कीचड़ कर दिया और यहां लोग डोम और टेंट उड़ाकर दूर जा पहुंचे थे। पूरी की पूरी छत गायब थी। यहाँ पिछले कालीन बिक चुके थे और वैक्सीनेशन के लिए यहाँ रखा गया सामान पानी पानी हो गया। सुबह इसे ठीक करने के लिए मजदूर पहुंचे और दिन भर की मशक्कत के बाद उसे सुधारा। हालांकि आंधी के कारण हुए नुकसान के बाद प्लानिंग में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। शहर में जब संक्रमण बढ़ा तो नगर निगम ने लोगों को कोरोना की जांच मात्र 600 रुपए में करवाने के लिए दशहरा मैदान और नेहरू स्टेडियम में बड़ा सेटअप तैयार किया। इस पर अब तक का लाखों का किराया निगम चुका है। यहाँ मरीजों की संख्या लगातार कम होती देख अब यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा रहा है। शहर में पहली बार ड्राइव इन वैक्सीनेशन यहाँ से शुरू होना नजर आ रहा है। हवा के कारण यह शुक्रवार को तो शुरू नहीं हो पाया, लेकिन इसे शनिवार को शुरू के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को अंबेडकर अस्पताल पहुंचाकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई, मगर अब इस मामले में नया विवाद शुरू हो गया है। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता एक तस्वीर साझा कर रहे हैं। इनमें नर्स इंजेक्शन पकड़कर रखी है। सीएम भूपेश बघेल मुस्कुरा रहे हैं, मगर हाथ पर जो इंजेक्शन टीका है उसके निडली खुली नहीं है। सुई वाले हिस्सा पर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है। खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।